हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राशिद जेआरएफ पर। आज हम करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पार्ट। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जैसा आप लोग जानते हैं कि टैक्स तभी अराइज होता है जब उसमें किसी प्रकार की कोई सप्लाई हो। तो क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज का टैक्स है तो इसमें गुड्स या सर्विस दोनों की सप्लाई को देखा जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने आपके, यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें किसी भी सर्विस या गुड्स की सप्लाई अगर हम कहें तो उसमें तीन शर्तों का होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली है इन कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, कि ऐसा सब ट्रांजैक्शन जिसमें व्यापार को आगे चलाने की इच्छा हो, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी, मनी और सिक्योरिटी को छोड़कर किसी भी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, और उसके अलावा उसके साथ साथ वो पैसे के लिए की गई हों, चाहे वो पैसा मनी के रूप में आपने लिया हो या किसी वस्तु के रूप में, काइन के रूप में आपने लिया हो, दोनों इसमें कवर होंगी। तो अगर कोई व्यापारी कोई ट्रांजैक्शन करता है किसी व्यापार को आगे चलाने के लिए और उस ट्रांजैक्शन के बदले वो पैसा भी लेता है, चाहे वो मनी में ले या काइन में ले, तो उसी को हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। इसमें एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप कोई सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से विदेश से कोई सर्विस ले रहे हैं, चाहे आप व्यापार को आगे चलाने के लिए ले रहे हों या नहीं, दोनों कंडीशन में वो आपकी सर्विस सप्लाई मानी जाएगी। एक कुछ और एक्सेप्शन है कि आप अगर डीम्ड सप्लाई मानी गई है, कि आपने अगर किसी रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में भी कंसिडरेशन हो या ना हो, बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। रिलेटेड पर्सन्स के बारे में मैं बताऊं, रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं? तो देखिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। थर्ड पार्टी ऑन्स 25% वोटिंग शेयर ऑफ बोथ, अगर 25% से ज़्यादा किसी के पास शेयर्स हैं तो भी रिलेटेड पर्सन्स कहलाएगा। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के अगर लोग हैं जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है तो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। इसके अलावा लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स या पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं, वो भी रिलेटेड पर्सन्स होंगे। तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, थर्ड पार्टी जिसके पास 25% या उससे ज़्यादा शेयर्स हों, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर्स हों, या लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हों, तो ये लोग रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होंगे। डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम पर्सन इन सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट, अगर एक ही व्यक्ति के अलग अलग रजिस्ट्रेशन हैं, चाहे एक ही राज्य में, कि एक ही राज्य के दो शहरों में उसने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया, या अलग अलग राज्यों में, तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। इसके साथ साथ सेम रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट, अगर एक ही राज्य में एक ही है तो उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहेंगे। दूसरा एक्सेप्शन में आप हम बात करेंगे तो डीम सप्लाई की बात थी हमारी, कि अगर कोई बिजनेस की एसेट्स को हम परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं, और उस पर हमने आईटीसी ले लिया हो, तो भी हम उसको कंसिडरेशन के बिना भी हम उसको सप्लाई कहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम सप्लाई कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, चाहे वो बिजनेस को आगे चलाने के लिए वो कर रहे हैं या बिना उसके भी कर रहे हैं, तो भी हम उसको सप्लाई कहेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई गिफ्ट देता है और वो 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट है,
तो उस कंडीशन में भी वो सप्लाई कहलाएगी। अगर वो एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर परक्यूजिट्स देता है, यानी कि वो पैसे में गिफ्ट नहीं देता, वो कोई सामान देता है, कोई घर देता है, कोई गाड़ी देता है, या कोई भी रहना सामान उसके यूज़ के लिए देता है, उसको परक्यूजिट्स कहते हैं। तो चाहे वो क्लब की मेंबरशिप हो, जिम हो, घर हो, बिना पैसे के अगर वो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में भी उसको हम सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा। इसके अलावा प्रिंसिपल एजेंट प्रिंसिपल और एजेंट, अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में डीम सप्लाई मानी जाती है इफ़ प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स टू एजेंट एंड एजेंट फर्दर सप्लाइज टू गुड्स इन ऑन नेम, कि अगर मालिक ने एजेंट को सामान भेजा और सामान एजेंट ने अपने नाम में ही ट्रांसफ़र कर दिया तो भी उसको हम सप्लाई मानेंगे। हाँ, अगर वो किसी और दूसरे को दे रहा है तो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं भारत के बाहर से बिना कंसिडरेशन के, चाहे वो पैसे में कर रहे हो या बिना पैसे के कर रहे हो, तो भी उसको हम सप्लाई मानेंगे। अब नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल थर्ड, ये इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल थर्ड में ये वो लिस्ट होती है जिसमें नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, इसमें जो भी सर्विसेज या गुड्स आती हैं उनको हम सप्लाई नहीं मानते हैं, उसको नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। तो देखिए, नेगेटिव लिस्ट जो होती है आपकी, सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, अगर कोई अपने मालिक को सुविधाएं सर्विसेज देता है कोई नौकर, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इंक्लूड्स अमाउंट पेड फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कंडक्ट। एक्सक्लूड, इसमें क्या एक्सक्लूड होगा, यानी कि उसको सर्विस मानेंगे। अमाउंट फेयर पेड फॉर नॉट ज्वाइनिंग एंड कंपीटिंग बेज, कि अगर कोई ऐसा पैसा दिया गया जिसके लिए कोई सर्विसेज ना ली गई हों तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। हाँ, अगर आपने किसी अपने नौकर को पैसा दिया और उसके बदले में उससे सर्विसेज ली हैं तो वो सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की जो सर्विसेज हैं वो भी नेगेटिव लिस्ट में आएंगी। सर्विसेज ऑफ एमपी, पीएम, स्पीकर, सीएजी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री या स्पीकर्स या सीएजी, यानी कि सरकार से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उनकी सर्विसेज भी नेगेटिव लिस्ट में होंगी, यानी कि वो ना सप्लाई हैं, ना सर्विस और ना ही गुड्स। उसके अलावा अगर किसी को ब्रूअल, फनरल, क्रिमिनियम, यानी कि किसी को दफनाने की, उसका दाह संस्कार करने की जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, तो वो भी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो, वो उन पे भी किसी प्रकार की कोई गुड्स, वो भी नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, किसी प्रकार का उन पे जीएसटी नहीं लगता है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप किसी ज़मीन और घर को बेच रहे हैं तो वो भी जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट में आता है। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, इन तीन को छोड़कर जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो भी नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, यानी कि उन पे किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता। आउट एंड आउट सप्लाई, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विदाउट जनरेटिंग, विदाउट आउट एंड आउट सप्लाई। देखिए, अगर आप आउट एंड आउट सप्लाई नहीं होगा, ये होगा आपका एक्सपोर्ट सप्लाई, वो भी जीएसटी जो है उस पर भी जीएसटी आपका जो है वापस आ जाता है, तो उसको भी हम एक तरह से ये कहेंगे कि उसमें भी सरकार राहत देती है। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, अगर किसी ने गुड्स रखने के लिए कोई वेयर हाउस बनाया तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में आएगा, उसमें भी किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई।
देखिए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए नेचुरली बंडल्ड यानी कि सामान्य रूप में ये एक साथ यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं, नेचुरली बंडल्ड हैं। वन ऑफ विच इज़ प्रिंसिपल, उनमें से एक प्रिंसिपल है मानी जाती है, यानी कि वो एक तरह से जैसे हम उसको ये कह सकते हैं कि वो मेन है, वो मुख्य है। ठीक है, मान लीजिए आप अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो मोबाइल फ़ोन के साथ में आप चार्जर लेंगे, आपके जो आपका जो बॉक्स आएगा उसमें चार्जर आएगा, उसमें जो भी केबल्स वगैरह वगैरह होंगी, पर मेन उस बॉक्स का जो मेन मोटिव है, आपने क्या ख़रीदा, आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, तो प्रिंसिपल उसका क्या कहलाएगा, मोबाइल फ़ोन। बाकी सब चीज़ें उसकी सपोर्टिव होंगी। तो जो टैक्स का जो रेट लगेगा कंपोजिट सप्लाई में, क्योंकि वो बॉक्स के साथ क्यों आ रही है कि वो चीज़ें अगर साथ होंगी तो ही वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो अलग अलग यूज़ नहीं हो सकती, सबको मिला के ही यूज़ होगा। ठीक है, जैसे आप मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं तो उसमें टायर्स किसी और कंपनी के होते हैं पर मोटरसाइकिल किसी और कंपनी की होती है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल अगर आपको यूज़ करनी है तो आपको टायर्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो नेचुरली बंडल्ड हैं, यानी कि उसके बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सप्लाइड जो टैक्स रेट लगेगा वो प्रिंसिपल, यानी कि मोबाइल, अगर मैं बाइक के हिसाब से कहूँ तो बाइक का जो रेट होगा टैक्स रेट वो पूरी अमाउंट पे लगेगा, ना कि टायर पे अलग लगेगा या जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उस पे अलग। प्रिंसिपल चीज़ को देखा जाएगा कि आपने क्या ख़रीदा, उसकी टैक्स रेट के हिसाब से सब पे टैक्स रेट लगेगा। अब वो अगर कम होगी टैक्स रेट तो कम लगेगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लगेगा। इसी तरह मिक्स सप्लाई में नॉट नेचुरली बंडल्ड, ये एक समान नहीं एक साथ अलग अलग भी यूज़ हो सकती है। और कोई अगर एक साथ खरीदता है जैसे मान लीजिए आप पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट लेने जाते हैं, उसके साथ में आपको वो बॉक्स में आता है कि जी इसके टूथब्रश फ्री है। देखिए टूथब्रश और पेप्सोडेंट का वो अलग अलग भी आप खरीद सकते हो, अलग अलग भी यूज़ हो सकता है अलग अलग भी मिल सकता है। तो एक साथ लेना ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। तो नॉट नेचुरली बंडल कर दिया गया पर वो नेचुरली बंडल नहीं है, एक साथ ऐसी चीज़ नहीं है कि एक के बिना दूसरा यूज़ नहीं हो सकता। इस कंडीशन में देखा जाएगा अगर वो मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा टैक्स रेट किस आइटम पे है, पेप्सोडेंट पे, टूथपेस्ट पे है या टूथब्रश पे, जिस पे ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से सप्लाई का टैक्स रेट होगा। हाँ, इस कंडीशन में मिक्स सप्लाई में वो अलग अलग भी बेच सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आप भारत के बाहर से कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो दो तरह की होगी, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। पहले बात करते हैं, अगर आपने पैसा दे के सर्विसेज ली हैं विद कंसिडरेशन, तो इन कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आप व्यापार चलाने के लिए सर्विसेज ले रहे हैं तो सप्लाई कहलाएगी। नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, चाहे आप व्यापार नहीं कर रहे हैं फिर सर्विसेज ले रहे हैं, फिर भी वो सप्लाई कहलाएगी। विदाउट कंसिडरेशन में देखा जाएगा कि आपने रिलेटेड पर्सन्स को दो नहीं दिया। अगर रिलेटेड पर्सन्स को दिया है तो देखना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए दिया है या नहीं दिया है, अदर केसेस में वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। तो ये आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का है। अब समरी की बात करें कि इज एक्टिविटी ए सप्लाई अंडर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर सप्लाई है, हम तीन कंडीशन देखेंगे कि हमने कंसिडरेशन लिया है, यस, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है, यस तो हम क्या कहेंगे, तो ये सप्लाई है। अगर नहीं है इनमें से कोई भी, मान लीजिए कंसिडरेशन नहीं है, तो देखेंगे इज़ एक्टिविटी वन ऑफ द 4 एग्जाम्पशन, 4 एग्जाम्पशन जो मैंने ऊपर बताई वो हैं। अगर येस हैं तो इज़ इन कोर्स ऑफ बिजनेस चलाने के लिए, अगर नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, और आगे है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर नहीं है तो नहीं है, और है तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस।
यस का मतलब है कि सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये पूरा जितना हमने पढ़ा उसका ये समरी था। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट एरिया में हमें कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको जवाब दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही आप आगे बढ़ेंगे और पढ़ने से ही भारत मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।